यूनिट तीसरे का चैप्टर जो 10 है उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल साइकिल और चेक पॉइंट्स के बारे में हमको कुछ समझना है। तो सेल साइकिल जो हम लोग का ये टॉपिक है उसमें है सेल साइकिल। तो सेल्स के लाइफ में जितनी भी घटनाएं होती हैं हम लोग किससे समझते हैं? एक साइकिल एक ग्राफ है जो हमको एक सीक्वेंस को प्रोवाइड करता है कि सेल्स में जितनी भी उनकी लाइफ में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनके जितने भी सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं उसमें सेल्स में और क्या क्या चीजें बन रही हैं, तब उसके बाद उसकी डिवीजन हो रही है, तो हम लोग किससे समझते हैं? सेल साइकिल्स। यानी कि सेल साइकिल हमको क्या प्रोवाइड करता है? एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है सेल के लाइफ में जितनी घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक्स है उसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल। और सेल साइकिल दिया किसने था? हॉवर्ड एंड प्लेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। हॉवर्ड एंड प्लेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अभी हमने क्या बोला? सीक्वेंस है, एक तरह का सीक्वेंस है। Sequence of various events life of a cell, लाइफ ऑफ ए सेल। एक सेल्स के लाइफ में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग सेल साइकिल से समझते हैं। जैसा कि कुछ ऑर्गेन्स का नाम दिया गया होगा कि जितने भी सेल्स की जो टाइमिंग है, कुछ ऑर्गेन्स एनसीईआरटी में दिए गए, जितनी भी सेल्स की जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट ऑर्गेन्स में डिफरेंट होती है। यानी मैंगो ट्रीज में कुछ और होगी, मंकी में कुछ और होगी उसकी टाइमिंग, और फिर उसके बाद बैक्टीरियल सेल्स में कुछ और होगी, ऑर्गेन्स में। एंड देखा जाए तो एक ऑर्गेन्स में अगर उनकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं जैसे लीवर, किडनी कि इसकी भी टाइमिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जैसे कि कुछ नाम दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में, कौन कौन से नाम है पहले ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस इसकी ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन होती है ड्यूरेशंस ऑफ सेल साइकिल। यानी हर एक ऑर्गेन्स में जो सेल साइकिल की टाइमिंग होगी वो डिफरेंट होगी। ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल वेरीज करने का काम करती है, वेरीज करती हैं, वेरीज ऑर्गेनियम्स organisms to organisms and cell type to cell type, organisms to organisms, organisms to organisms and cell to cell types and cell type to cell types। यानी कि वो कौन सी सेल्स है इस पे भी डिपेंड करेगा। वो लीवर की सेल है, किडनी की सेल है, आपकी हार्ट की सेल्स है, तो इनकी भी टाइमिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो एनसीईआरटी में जो नाम्स दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? आपके ह्यूमन सेल्स के बारे में दिया गया होगा, ह्यूमन सेल कुछ टाइमिंग दी गई है। ह्यूमन सेल्स का टाइमिंग 24 आवर तक दिया है। आपकी ईस्ट सेल के बारे में बताया है। ईस्ट सेल्स लगभग इसका 90 मिनट तक दिया है, 90 मिनट, 90 मिनट्स। आपकी बैक्टीरियल सेल्स पे आ जाते हैं। बैक्टीरियल सेल्स
बैक्टीरियल सेल्स का आपका दिया है 20 मिनट्स। ओनियन रूट टिप सेल्स को देख लेते हैं। ओनियन रूट टिप सेल्स ये भी आपकी आती हैं, 20 आवर्स तक टाइम दी है, 20 आवर्स। तो ये कुछ नाम दिए गए थे एनसीईआरटी में, ये हमारे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल्स का टाइमिंग दे दी गई है, आपकी जो टाइमिंग दी गई है, ईस्ट सेल्स में भी कुछ टाइमिंग दे दी गई है, इस चीज को भी, बैक्टीरियल सेल्स की भी कुछ टाइमिंग दी गई है 20 मिनट्स की, ओनियन रूट टिप सेल्स की भी टाइमिंग दी गई है। तो ये कुछ नाम्स हुए। अब देखा जाए तो सेल साइकिल्स जो होते हैं, जो सेल साइकिल हमारे होते हैं, उसकी ड्यूरेशन यानी कि इनकी जो भी कई सारी स्टेजेस पाई जाती हैं, एक ही स्टेज नहीं होती है। जैसे कि हमारी 2 फेज के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में। इसमें फेज पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो साइकिल है उसमें फेज होते हैं। फेज एक हमारा इंटरफेस, एक हमारा इंटरफेस होगा, इंटरफेस। इंटरफेस एक हमारा इंटरफेस, और एक को हम लोग एम फेस के नाम से जानते हैं। एम फेस, या इसी को माइटोटिक फेज बोला जाए या डिवीजन फेज बोला जाए। माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज। जो हमारा इंटरफेज होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा इंटरफेस जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह के फेज होते हैं, इसमें भी 3 तरह के फेज होते हैं। लेकिन उसको पहले ये जान लेते हैं कि इंटरफेज एक तरह का ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज भी इसको बोला जा सकता है, कि इसमें ग्रोथ इसमें भी ग्रोथ होता है, इसमें भी ग्रोथ होता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ एक, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक स्टेजेस में, लेकिन ग्रोथ क्या होती है वो लगभग सारे स्टेजेस में देखने को मिलती है। तो इंटरफेस को देखा जाए तो इसमें 3 स्टेजेस आती हैं आपकी, इसमें देखा जाए तो 3 स्टेजेस आपकी आएंगी। एक होगा आपका G1 फेज, जिसको आप गैप 1 फेज भी बोल सकते हो, या फिर ग्रोथ फेज। एनसीईआरटी में ग्रोथ नहीं दिया है, G1 फेज। एक आपका S फेज, इसके बाद S फेज। इसके बाद हमको पढ़ना है G2, G2 फेज। और इसमें हमको 2 फेजेस के बारे में जानना है। एक आपका होगा
एक आपका होगा इसमें कैरियोकाइनेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस। देखिए जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है उसको तो इस फेज को तो बोला ही जाएगा, जो हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन है इस फेज को तो बोला ही जाएगा फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। इसको हम लोग एक्चुअल सेल डिवीजन बोल सकते हैं। एक्चुअल सेल डिवीजन, हाँ इसमें तो आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, लेकिन देखा जाए तो इंटरफेस भी एक सेल प्रिपरेशन करती है, सेल प्रिपेयर होती है इसमें डिविजन्स के लिए। आप देखा जाए तो आप पूरे साल क्या करते हैं, आप पूरे साल एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें एग्जाम होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है ना, उसमें कुछ ही घंटों में हमारा एग्जाम हो जाता है, लेकिन उसकी सेल्स की प्रिपरेशन उसी हिसाब से सेल्स की प्रिपरेशन भी बहुत टाइमिंग लगती है, लेकिन सेल डिवीजन में उतना टाइमिंग नहीं लगता। तो इंटरफेस को ले लिया जाए तो इसमें आपका अगर मान लीजिए सेल्स की टाइमिंग 24 आवर है तो 23 आवर इसमें लगेगा, 21 आवर्स इसमें लगेगा। तो वही हमारा कहने का मतलब है, जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हो किसी एग्जाम की तो पूरे साल तैयारी करते हो, लेकिन एग्जाम्स की जिस दिन डेट आती है सिर्फ 2-3 घंटे में उसका काम हो जाता है, यानी कि 98% आपका क्या होता है, सेल्फ प्रिपरेशन में टाइमिंग लगती है। इंटरफेस ये होता है सेल्फ प्रिपेयर करता है इसमें, तो आप ये भी लिख सकते हैं सेल्फ प्रिपेयर ऑफ डिविजन्स। प्रिपरेशन ऑफ डिविजन्स, आपको बाहर से देखने में लगेगा कि सेल्स इंटरफेस में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें मेटाबॉलिकली देखा जाए तो इसमें बहुत एक्टिव, बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं। मेटाबॉलिकली ये मोस्ट एक्टिव फेज होते हैं, इसमें सेल्स की ग्रोथ होनी रहती है। तो ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज, अगर इसकी टाइमिंग देख ली जाए, इसकी टाइमिंग देख ली जाए तो ये जो टाइमिंग होती है 24 आवर तक होती है, 24 आवर तक अगर एक टाइमिंग मान लिया जाए 24 आवर तक, हाँ, तो इसमें जो टाइमिंग होगी, इसकी जो टाइमिंग होगी 23 आवर्स तक। सेल्फ प्रिपरेशन में इसमें टाइमिंग जा रही है 23 आवर, तो इसकी जो टाइमिंग होगी 23 आवर तक होगी। 23 आवर्स। और इसकी जो टाइमिंग होगी, इसमें जो हमारा एम फेज है, इसकी जो टाइमिंग होगी, इसकी जो टाइमिंग होगी हमारी लगभग 1 आवर्स। ये हो गया। कैरियोकाइनेसिस को देख लिया जाए तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ, या एनसीईआरटी लिखती है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब दोनों ही आप बोल सकते हो। कैरियो का मतलब एक्चुअल क्या होगा, न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। जब तक न्यूक्लियस सेपरेट ना बोले तब तक क्रोमोसोम्स के सेपरेशन से नहीं। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें, इसका मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसमें साइटोकाइनेसिस में आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस फेज को देखा जाए तो ये आपका मोस्टली क्या है, ग्रोथ फेज। ये आपका जीवन गैप फेज, इसको आप सिंथेटिक, इसमें डीएनए का बनना होता है तो सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं या सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं। तो इस चीज को
हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, इस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं और सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं। तो इस फेज को हम लोग सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जीवन फेज को अब हम लोग कर पढ़ेंगे, एस फेज और G2 फेज। फिर हम लोग इसमें जान लेंगे थोड़ा सा कैरियोकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस, तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया है कि इसमें होता क्या है। तो हम लोग G2 फेज में क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो G1 फेज, ये हमारा G1 फेज हुआ, या इसको हम लोग ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, गैप फेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम चीजें सिंथेसिस क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना होता है, लिपिड्स का बनना होता है, प्रोटीन्स का बनना होता है। इसमें मैक्सिमम सिंथेसिस किस चीज की होती है, मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ carbohydrate, lipids and proteins. Lipids, प्रोटीन्स का बनना होता है ETC इसमें। और मैक्सिमम ग्रोथ भी बोल सकते हैं इसमें, सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी में होता है और सबसे ज्यादा टाइमिंग इसी फेज की होती है। लगभग अगर 24 आवर है तो उसमें 10 to 11 आवर यही फेज लेगा आपका। तो मैक्सिमम ग्रोथ इस चीज को बोल सकते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ का होना होता है। और इसमें देखिए, इसमें आपके राइबोसोम्स बनते हैं, आरएनए का सिंथेसिस होती है। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स। इसमें आरएनए और राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है ताकि इसमें प्रोटीन्स बन सके मैक्सिमम से मैक्सिमम। और स्टोरेज होता है, आगे के फेजेस में जाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो सिंथेसिस इसमें एटीपी का बनना होता है। तो इस फेज में आपकी सेल्स में एटीपी भी बनती है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, हाँ ये हो गया सिंथेसिस एंड स्टोरेज भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। सिंथेसिस एटीपी का बनना और स्टोर होना, इस चीज को भी देख लिया गया। इसमें देखा जाए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का बनना होता है, इसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का बनना होता है।
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमस प्रोटीन्स का बनना होता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमस प्रोटीन्स का बनना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेल डिसाइड करती हैं, सेल डिसाइड करती हैं कि उसको डिवाइड होना है कि नहीं होना है। तो आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं, सेल्स क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। सेल डिसाइड करेंगी कि वो डिवाइड करेंगी या नहीं। टू डिवाइड और नॉट। कि वो डिवाइड करना है हमको कि नहीं करना है, ये चीजें हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसमें चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं। चेक पॉइंट्स जो हमको एनर्जी, इसमें अगले फेज में जाने से पहले ये चेक कर दें कि इसमें एनर्जी हो गई है, ग्रोथ हो गया, इसके बायोमोलिक्यूल्स भर गए हैं या नहीं बन गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन अच्छी तरीके से बन गया कि नहीं बन गया। क्योंकि इस फेज को क्रॉस करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सेल्स क्या करती हैं, पूरी की पूरी ब्रस्ट कर जाती हैं, जिसको हम लोग एपोप्टोसिस बोला जाता है या प्रोग्राम सेल डेथ भी बोला जाता है। ऐसे में तो इसमें एक चेक पॉइंट्स पाया जाता है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक चेक पॉइंट्स होता है जिसका नाम होता है आर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इस चीज को। या इसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स भी बोला जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो ये चेक करने का काम करता है, ये आर पॉइंट्स बोला जा सकता है इसको। जो ये चेक करने का काम करेगा, टू चेक एनर्जी ग्रोथ बायोमोलिक्यूल्स। एनर्जी ग्रोथ हुआ कि नहीं, बायोमोलिक्यूल्स ग्रोथ भी आप लिख सकते हैं, ETC। क्योंकि इसको क्रॉस करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आई तो सेल्स क्या कर जाएंगी, डेथ कर जाएंगी। टू प्रोग्राम सेल डेथ इसी को बोला जा सकता है। सेल डेथ, जिसको हम लोग एपोप्टोसिस भी कह सकते हैं। एपोप्टोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीवन फेज को हम लोग उस चीज को कवर कर चुके हैं। अगला फेज हमारा आता है एस फेज, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एस फेज होता क्या है। एस फेज हमारा जो नेक्स्ट फेज है उसका नाम है एस फेज। एस फेज में देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रोसोम्स का और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, जो कि अदर फेजेस में नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट फेज है जिसका नाम है एस फेज।
एस फेज। अभी इसमें क्या बोला, सिंथेसिस होना, डीएनए का बनना और डीएनए का रेप्लिकेशन होना इसी में होता है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए या यहां पर रेप्लिकेशन भी आप लिख सकते हैं। सिंथेसिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये डुप्लीकेशंस होना, डुप्लीकेशंस भी होते हैं हमारे डीएनए में। डुप्लीकेशंस ऑफ डुप्लीकेशंस, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोम्स और सेंट्रियोल्स का, सेंट्रोम्स और सेंट्रियोल्स का। अब जाहिर सी बात है, इसमें देखा जाए तो इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स तो बनती ही है, एनएससी प्रोटीन, लेकिन उससे सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स का बनना होता है क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपकी बनेगी। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स आपकी बनेगी। हिस्टोन प्रोटीन्स बनेगी और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनना होता है। इसमें एनएससी प्रोटीन्स आपकी बनेंगी। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बनना होता है। एनएससी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बनना होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बनना होगा और इसमें हमारे आएंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। सिंथेसिस होगा, इसमें भी राइबोसोम्स और आरएनए बनेंगी। प्रोटीन का बनना भी जरूरी होता है, यानी इसमें भी हमारे सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स और आरएनए। और आरएनए, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स आरएनए। स्टोरेज होना, इसमें भी एटीपी बनेगी और स्टोर होगी, तो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिंथेसिस या फिर स्टोरेज ऑफ एटीपी, इसमें भी सिंथेसिस एटीपी बनेगी और स्टोर होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग एस फेज के बारे में जान लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट फेज आता है जिसका नाम है G2 फेज, जो हमारा G2 फेज है, यानी हमारा गैप 2 फेज है, यानी हमारा ग्रोथ 2 फेज है, G2 फेज। तो G2 फेज के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। G2 फेज में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें G2 फेज में आपका जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी उनका भी डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स,
सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होना, आपका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड्स हुआ, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, कॉन्ड्रिया हुआ, आपका प्लास्टिड्स हुए, ETC, इसका डुप्लीकेशन होना ये होता है। ठीक, ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग इसमें भी सिंथेसिस होती है, हाँ इसमें भी आरएनए, आपके आरएनए राइबोसोम्स बनेंगे, इसमें भी सिंथेसिस होगी आपकी आरएनए एंड राइबोसोम्स की। इसमें भी भाई आगे चल के भी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी आरएनए एंड राइबोसोम्स बनेंगे ही बनेंगे। राइबोसोम्स का बनना होगा, इसमें भी स्टोरेज होगी एटीपी की, सिंथेसिस, इसमें भी स्टोरेज होना है एटीपी का, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी। ऑफ एटीपी। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स देखा जाए तो इसमें एक खास पॉइंट है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स भी बनेगी आपकी, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बनना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनेंगी। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने देख लिए इसमें। अब हम लोग डायग्राम के व्यू से आगे इसमें क्या होता है वो पढ़ते हैं। जैसे कि अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक चेक पॉइंट्स। इसको डायग्राम के व्यू से थोड़ा समझ लेते हैं चेक पॉइंट्स के बारे में, कि सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स आखिर करते क्या हैं। उसमें प्रोटीन्स कई सारी बनती है जो सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं और इनएक्टिव करने का काम करती हैं, सेल्स को एक्टिव कर सकती हैं और इनएक्टिव करने का काम करती हैं। तो आइए हम लोग चेक पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। इस सेल साइकिल में आखिर चेक पॉइंट्स का काम क्या होता है। चेक पॉइंट सबसे देखा जाए तो जो हमारा फेज है सबसे जीवन फेज सबसे बड़ा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीवन फेज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद हमारा जो फेज होता है उसको हम लोग एस फेज होता है, एस फेज, फिर ये हमारा G2 फेज और ये हमारा M फेज। तो हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है कि कई सारी प्रोटीन्स बनने का काम करती हैं। इसमें कई सारी प्रोटीन्स बनती हैं, जैसे कि हमारा जीवन है तो इसमें कई सारी प्रोटीन्स बनेंगी, जिसमें कुछ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल साइक्लिन E एक तरह की प्रोटीन है जो सेल्स को एक्टिव भी करने का काम कर सकती हैं और इनएक्टिव, कि हमको सेल्स को एक्टिव रखना है, कुछ को इनएक्टिव कर देना है। तो साइक्लिन्स कुछ प्रोटीन होती हैं जो एक तरह के कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर एक और प्रोटीन के साथ मिलेंगी तो उसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको सेल्स को एक्टिव भी करने का काम करेंगी और इनएक्टिव भी करने का काम करेंगी। तो इसमें साइक्लिन E हो गई, आपकी A भी हो सकती है, C भी हो सकती है, बहुत सारी होती हैं प्रोटीन्स। इसमें CDKH2 कुछ एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें CDKH2 का एक एग्जांपल लेते हैं। CDKH2 तो ये क्या करेगी इसके साथ ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ और ये हमारा ये वाला इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगी।
ये हमारा इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगी, जो सेल्स को एक्टिव भी कर सकती हैं और इनएक्टिव भी कर सकती हैं। एक्टिव भी कर सकती हैं और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मैंने लिखवाया हुआ है वो सेल्स ये एक्टिव करने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? एक्टिव करने का काम करती हैं। ये एक्टिव करने का काम करती हैं। ये एक्टिव करने का काम करती हैं। यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक क्विसेंट फेज के बारे में एनसीईआरटी ने बताया है। ये जो हमारा क्विसेंट फेज एक होता है जिसको हम G0 फेज के भी नाम से जानते हैं। एक होता है G0 फेज, G0 फेज, या इसी को हम इस स्टेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन स्टेज भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन स्टेज, डिफरेंशिएशन स्टेज, डिफरेंशिएशन स्टेज, G0 फेज, या इसको क्यूसेंट फेज भी बोला जाता है। क्यूसेंट फेज, इसमें डिफरेंशिएशन स्टेज या डिफरेंशिएटिंग सेल्स वो कौन सी होती हैं? जो एक फंक्शंस को वो डिवीजन की प्रॉपर्टी को स्टॉप कर चुकी हैं, वो डिवीजन की प्रॉपर्टी में अब नहीं है, वो किसी फंक्शन या में रोल प्ले कर रही हैं, किसी में अपना रोल प्ले कर देते हैं। जैसे किडनी, हमारी लिवर की सेल्स, हाँ आपकी हार्ट की सेल्स, अगर ये G0 फेज में नहीं होंगी, हमेशा डिविजन्स फेज में आ जाएंगे, तो उसको कैंसरस सेल्स भी आप बोल सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो G0 फेज में रहती है उसकी भी इंपॉर्टेंट है जाना, हाँ, कि ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके। हाँ, जैसे हमारी किडनी, लिवर सेल्स, हाँ अभी हमने बोला आपकी हार्ट की जो सेल्स होती हैं ये सारे, तो उनको हम लोग डिफरेंशिएशन सेल्स बोल सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से आपकी वो फंक्शंस की प्रॉपर्टी को छोड़कर फिर से डिविजन्स में आना चाह रही हैं, तो उसको हम लोग डी डिफरेंशिएशन सेल्स बोला जाता है। डी डिफरेंशिएशन सेल्स बोल दिया जाता है। डी डिफरेंशिएशन सेल्स बोला जाता है। डी डिफरेंशिएशन सेल्स भी बोल देते हैं उसको। इसमें देखा जाए तो एक पॉइंट्स है जिसका नाम है, अभी हमने क्या बोला था? आर पॉइंट्स। एक हमने चेक पॉइंट बताया था जिसका नाम है आर पॉइंट्स। आर पॉइंट्स, ये चेक पॉइंट्स है जो यहां पर पाए जाते हैं, आर पॉइंट्स, या इसी को रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोला जाता है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स जो हमको क्या करने का काम करते हैं? तो चेक करने का काम करते हैं। ये चेक करने का काम करते हैं एनर्जी ग्रोथ बायोमॉलिक्यूल्स को। तो चेक एनर्जी ग्रोथ और बायोमॉलिक्यूल्स को। बायोमॉलिक्यूल्स ETC, यहां पर आर पॉइंट्स चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं जो एनर्जी ग्रोथ बायोमॉलिक्यूल्स को। और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आर चेक पॉइंट्स किस में पाए जाते हैं? G1 फेज में पाए जाते हैं, आपके G1 फेज इसमें। और एस फेज में हमको क्या जानना है? इसमें देखा जाए तो इसमें आपके आएंगे कुछ फेजेस के नाम दिए हैं, जैसे कि आपका इसमें दिया है एस फेज में यहां पर एक प्रोटीन्स बनती है। जैसे यहां पर एक प्रोटीन्स बनती है, इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, साइक्लिन CDKH2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी जो सेल्स को एक्टिव करने का काम करेगी। ये सेल्स को एक्टिव और इनएक्टिव करने का काम करती है। वह उसी तरह यहां पर भी एक प्रोटीन्स पाई जाती है, यहां पर भी एक प्रोटीन्स पाई जाएगी जिसका नाम है साइक्लिन A CDKH2। CDKH2 ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करती है। कॉम्प्लेक्स
और यहाँ पर एस फेज में ही लास्ट स्टेज में एक और प्रोटीन पाई जाती है, साइक्लिन ए CDKS फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। यहां पर आपकी एस फेज में भी एक पाई जाएगी, प्रोटीन्स बनाने का काम करेगी। यहां पर कौन सी, साइक्लिन बी, CDKS फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ये सारा जो हम बताए हुए हैं ये सब क्या करती हैं, एक्टिव करने का काम करती हैं। ये जो होती हैं एक्टिव करने का काम करती हैं, ये सब एक्टिव करने का काम करती हैं, सेल्स को एक्टिव करने का काम करती हैं। जिस तरह यहां पर एक चेक पॉइंट्स पाया जाता है, हमारा इस एस फेज में भी एक चेक पॉइंट्स पाया जाता है जिसका नाम होता है G2M चेक पॉइंट्स। इस फेज को भी हम लोग G2M चेक पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। G2M, ये ऐसी को एस चेक पॉइंट्स के भी नाम से जाना जाएगा। एस चेक पॉइंट्स ये करने का क्या काम करेंगे, ये हमारा इसमें ये चेक करने का काम करते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं, टू चेक डीएनए रेप्लिकेशन। टू चेक डीएनए रेप्लिकेशन। टू चेक ए डीएनए रेप्लिकेशन कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं। उसी तरह यहां पर हमारे इस स्टेज में इसमें भी एक चेक पॉइंट्स पाई जाएगी, एम चेक पॉइंट्स, जिसका नाम होगा एम चेक पॉइंट्स। एम फेज में एम चेक पॉइंट्स पाई जाती है। एम चेक पॉइंट्स ये करने का क्या काम कर रही है, ये एम चेक पॉइंट्स देखा जाए तो ये देखने का काम करती है कि सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे अलाइन हुए हैं कि नहीं। तो टू चेक करने का काम करती है कि सारे क्रोमोसोम एक साथ आए हैं कि नहीं आए हैं। टू चेक ए कॉन्ग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका काम होता है टू चेक ऑफ क्रोमोसोम्स कॉन्ग्रेशंस। हुए कि नहीं हुए। टू चेक ऑफ क्रोमोसोम्स कॉन्ग्रेशंस। तो ये हम लोगों ने कुछ चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया और उसमें कुछ साइक्लिन प्रोटीन्स थी उसके बारे में पढ़ लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही।